वो कथाकार हो या शायर हो या नाटककार हो, जिस विधा में भी वो लिख रहा है, क्या उसका लिखा हुआ अदब कोई सवाल कायम करता है? अपने समय से समय के सवालों से मुठभेड़ करने का जज्बा, साहस उसमें है या नहीं? और कुछ नए सवाल भी आने वाली नस्लों के सामने वो छोड़कर जाता है नहीं? मित्रों, शानी साहब की खुदनविश तो जिन्होंने पढ़ी होगी, तो अक्सर और बेशतर जहाँ जिस जलसे में या जिस जो गुफ्तगू हो या जो कोई इंटरव्यू हो या कोई ज़ाती कोई बातचीत हो या कोई गंभीर एकेडमिक बहस हो, शानी साहब अक्सर अपने से पहले लिखा हुआ जो अदब था हिंदी का, खुसूसन कथा साहित्य यानी अफसानवी अदब आप जिसे कहते हैं, अपने से पहले के अफसानवी अदब पर जब वो नज़र डालते हैं तो एक प्रश्न, एक सवाल उन्हें बहुत परेशान करने लगता है कि इसमें अमीना खाला क्यों नहीं, अजीम मामू क्यों नहीं, बदरो खसाई क्यों नहीं, कब्रिस्तान के सूने में मड़िया डालकर अकेले रहने वाला तकियादार क्यों नहीं? ये किरदार क्यों गायब हैं? शानी साहब से पहले के अदब से मेरी मुराद ये है, मैं आपकी जानकारी को बता दूं कि शानी साहब की पहली जो कहानी है, पहला अफसाना है, वो 1950 में शाया हुआ था। ये बात हो रही है नई कहानी, जिसको हिंदी में भी इत्तेफाक से नई कहानी कहा जाता है उसे, और उर्दू में भी वो नई कहानी कही जाती है, जैसे कि हिंदी में नई कविता और नई शायरी, उसी के वजन पर ये दोनों नाम हैं। तो अपने से पहले का जो कथा साहित्य है उसमें ये किरदार क्यों नहीं हैं? आप ये देखिए कि ये इस एक सवाल ने पूरे अदबी पस मंज़र को बदल दिया। पूरी जो आलोचना की सारे सिद्धांतों को आईना दिखा दिया कि अब तक जो पैमाने थे तनकीद के, आलोचना के, वो इस जाविये से, इस कोण से तो चीज़ों को देखा ही नहीं। हम ये तो कह रहे हैं कि भारतीय गांव और भारतीय अवाम में एक वो हिस्सा, जिस हिस्से से ये किरदार आते हैं, ये शानी साहब से ये कोई मुबालगा नहीं है, ये वाक़या है, एक तथ्य है। अब इसकी दलील यूँ दी जाती है कि नहीं साहब, ये किरदार तो इससे पहले थे। तो अब ये देखिए कि शानी साहब ये फरमाते हैं कि आपने ठीक कहा, लेकिन वो जो किरदार हैं वो पहचाने हुए तो लगते हैं लेकिन जाने हुए नहीं। तो जानने और पहचानने के बीच का जो फ़र्क है, इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। और यही शानी की तख्लीकियत, शानी की सृजनात्मकता की बुनियाद यही है कि जानना, जिसे आप ये देखिए कि सारी तरक्की पसंद तहरीक की पूरी बहसें हैं, पूरी जो है वो हकीकत निगारी और यथार्थवादिता और रियलिज़म पर पूरी टिकी हुई है पूरी। लेकिन वो रियलिज़म जानने और पहचानने के फ़र्क से मुराद ये है कि जानने के माने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। प्रेमचंद ने एक ही बुनियाद रखी थी साहित्य को परखने की, जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं, बराह रास्त तजुर्बात। वो तजुर्बात जो आपकी ज़िंदगी से होकर गुज़रे हैं या आप उनसे होकर गुज़रे हैं। शानी साहब के यहाँ जो किरदार हैं, वो किरदार सिर्फ बेचेहरा अल्पसंख्यक नहीं, ये बात नोट करने की है। एक क्लीशे जो बना हुआ है माइनॉरिटी का, उस क्लीशे को शानी साहब ने तोड़ा पहले बार। क्योंकि आप कहते हैं कि भाई किरदार तो हैं, यशपाल के यहाँ भी हैं, यहाँ भी प्रेमचंद के यहाँ भी हैं, बहस बहुत लंबी हो जाएगी। बात दरअसल ये क्लीशे बना हुआ है। क्लीशे का मतलब जो बात कही गई है उसे आप दोहराते जा रहे हैं, पिष्ट पेषण जिसे हिंदी में आप कहते हैं। शानी साहब उस क्लीशे को तोड़ते हैं और जानने पर जोर देते हैं। जिस ज़िंदगी को आप बयान करने जा रहे हैं अपनी रचनाओं में, उसे आपने जाना कितना, यही वजह है। आप दरअसल ये है कि आप, ये मुमकिन है क्या कि जुम्मन तकियादार का जो किरदार है वो बग़ैर जुम्मन को भीतर से जाने, ये मुमकिन है क्या? संभव ही नहीं है। हिंदी की क्या, पूरे भारतीय कथा साहित्य की
विलक्षण किस्म की कहानियों में से एक कहानी ये मरे हुए चेहरे कहानी है। आप ये देखिए कि वहाँ तदफीन के लिए लोग आते हैं तो वो उस जुम्मन को शिकायतें करते हैं और सोसाइटी में तरह तरह की दरख्वास्तें देते हैं कि क्या ना पीने का इंतज़ाम, ना वज़ू का इंतज़ाम, ना इसके बाद दफन करने के बाद जो मिट्टी के हाथ धोने का इंतज़ाम, तू क्या करता है यहाँ पर। लताड़ सुनाते हैं उसके लिए वहाँ पर। और वो बेचारा जो गरीब है वो किस तरह से वहाँ उस सूने में मड़िया डालकर वहाँ एक ज़िंदगी ऐसी गुजार रहा है, उन्हीं के चंदे पर उसका पेट वहाँ पल रहा है और उसकी उम्मीद वाह शानी। आप ये देखिए कि आखिरकार होता यह है, पड़ा हुआ है, सोच रहा है, अचानक उठता है, चितकबरी मुर्गी ने अंडा दिया क्या। ये शानी है, इसे कहानी कहते हैं। हमसे पहले एक बहस हो रही थी, इससे भी पहले जो एस्थेटिक्स पर बात हो रही थी, आप और हम यहाँ पर थे, तो देखिए ये है एस्थेटिक्स कि किस तरह से एक ही जगह उसकी उम्मीद टिकी हुई है, उसकी जुम्मन तकियादार की एक जगह कि एक मुर्गी है, वो आस लगाए बैठा है कि उसने अंडा दिया गया। ये देख गुर्बत। हिंदी के प्रेमचंद के बाद गुर्बत के, गरीबी के सबसे बड़े कथाकार शानी हैं। ये बात जो है वो मैं नहीं कह रहा, इसे वो भी कहते हैं जो शानी साहब से कई निकात पर असहमति बरतते हैं। तो गरीबी का आप ये देखिए, आज का जो मौलाना है, आज का मौलाना वहाँ इमामत कर रहा है मस्जिद में और उसकी बेटियां जवान हो गई हैं और लखनऊ में उन्हें वो छोड़ाया है। वो ये सोच, यानी आप ये सोचिए ज़रा कि वो नमाज अदा करा रहा है तो वो ये तक भूल जाता है कि वो उसे अनुभव हो गया था, तो तजुर्बे के बल पर नमाज पढ़ा रहा है, वो ध्यान नहीं है उसका वहाँ। और जाहिर है कि ऐसी नमाजें कबूल नहीं होती, तो वो नमाज पढ़ा रहा है, बेटी पर वहाँ ध्यान है कि लखनऊ में जो मेरी बेटी है, बड़ी बेटी तो बहुत ही बड़ी हो गई, अब उसे कहाँ लड़का ढूंढूं कहाँ। तो आप ज़रा देखिए कि शानी जो किरदार को कितने भीतर से जानते हैं, एक एक उसके जहन के अंदर के जो समंदर हैं उनमें गोते लगाते हैं और वहाँ से उस किरदार की पैकर तराशी करते हैं, उसको एक हमारे सामने एक जिंदा जाबित एक इंसान की तरह हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। तो शानी साहब के अदब के बहुत से पहलू हैं और मैं ये हमारे जो मित्र हैं इनसे इस मौजू पर और मैं दरख्वास्त करूँगा, शानी साहब के फर्जंद और स्वयं एक अच्छे कथाकार और मीडिया कर्मी हैं फ़िरोज़ शानी, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ। कई ऐसे पहलू हैं शानी साहब के जो वाज़ेह होंगे उनसे भी गुफ्तगू करने के बाद। हम फ़िरोज़ शानी साहब से कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहेंगे जो आम तौर पर जो उनके जो पाठक हैं, जो शानी साहब को एक शख्स के तौर पर उतना करीब से नहीं जानते थे, तो अक्सर फ़िरोज़ ने जो शानी साहब के बारे में जो लिखा है कि हालांकि मेरी नज़र में शानी साहब की रचना के स्रोत दूसरे हैं, लेकिन फ़िरोज़ ऐसा मानते हैं कि शानी साहब की रचनाओं में जो एक विश्वसनीयता है और जो जिन पर हम यकीन करते हैं उनके किरदार पर, तो अक्सर उन शानी साहब की सर्जनात्मकता, उनकी तख्लीक़त का रिश्ता ये उनके गुस्से से जोड़ते हैं। वो अक्सर ये कहा करते थे कि देख मेरे भीतर जो ये है जिससे लोग असहज महसूस करते हैं मेरे इस स्वभाव से, लेकिन यही मेरी जान है, मेरी सृजनात्मकता की। तो किस तरह देखते हैं आप इस बात को? ये इस पर रोशनी आप ही डाल सकते हैं। धन्यवाद। दरअसल आपने मुझे बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है यहाँ पर। अमूमन मैं इस तरह के समारोह में बोलता नहीं हूँ, सिर्फ सुनने आता हूँ। मेरे लिए एक बेटे की हैसियत से शानी जी पे बोलना बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। आसान इसलिए है क्योंकि मैंने जब होश संभाला तो मैंने करीब 22-25 साल उन्हें देखा, उन्हें सुना।
तो इसलिए बहुत आसानी से बहुत चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन कई ऐसी भी चीज़ हैं जिस पर बोलना मेरे लिए बड़ा कठिन है। बहरहाल, लेकिन मैं एक जगह सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है, लोग बड़ा कंफ्यूज सा होते हैं कि ये फ़िरोज़ शाहानी है कि सहानी है, आप सिख हैं कि फ़ारसी हैं। तो मैं मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि नहीं, ये शानी है, SHAANI, शाह में आ की मात्रा, ना में बड़ी की मात्रा, शानी। तो ये बड़ा अनयूजुअल नेम है ये। तो हुआ ये कि एक बार मैंने उनसे खुद पूछा कि आपको ये शानी नाम कहाँ से आया, कैसे सोचा आपने कि मैं शानी नाम से लिखूं। उनका नाम तो गुलशेर खान था वैसे। तो उन्होंने कहा कि ये नाम उनको उनकी माँ से मिला। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये नाम उनकी माँ से कैसे मिल गया, क्योंकि उस ज़माने में जहाँ जगदलपुर जैसी जगह जो अब छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर उनकी माँ ने ये शानी नाम कहाँ से रख दिया। तो उन्होंने कहा कि दरअसल नाम उन्होंने नहीं रखा था। ये शानी का मतलब, जब उनकी माँ उनको डांटती थी, जो आजकल हम लोग अपने बच्चों को डांटते हैं, कोई भूत बोल देता है, कोई गधा बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, तो वो उनको शानी बोलती थी। तो उन्होंने कहा ये क्या मतलब हुआ इसका। तो उन्होंने कहा शानी का मतलब होता है शैतान, दुश्मन। फिर बाद में पता चला कि अरबी में इसको शानी का मतलब होता है दुश्मन। और ये मुझे आज भी बड़ी हैरानी होती है कि उन्होंने शानी नाम क्यों चुन लिया, जब उनको मालूम था कि इसका मतलब तो दुश्मन होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेलिब्रेटली उन्होंने ये नाम चुना, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अपने जीते जी कभी भी वो दोस्त बहुत ज़्यादा तो नहीं बना पाएंगे, वो दुश्मन ही बनाएंगे। तो इस तरह से मुझे पहली बार पता चला कि उन्होंने शानी नाम क्यों रखा। दूसरा, मेरा हमेशा जब उनसे बात होती थी तो मैंने उनसे पूछा कि आपका किताबों से परिचय कैसे हो गया। तो अक्सर वो बताते थे कि उनके जो पिताजी थे, मतलब मेरे दादा, बहुत ही निहायत ही गैर जिम्मेदार आदमी थे। उन्होंने बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं किया। इंसान बहुत अच्छे थे, लेकिन एज अ फादर वो बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं की वजह से मेरा परिचय किताबों की दुनिया में हुआ। क्योंकि तब क्या था कि जो दादा और मेरे दादा और उनके जो पिताजी थे, उनको पढ़ने का शौक़ था। बहुत ही सस्ता किस्म का साहित्य पढ़ते थे वो। और जगदलपुर जैसी जगह में एक बड़ी छोटी सी एक लाइब्रेरी हुआ करती थी सरकारी। तो अक्सर वो किताब की ये किताब वापस कर दो और वहाँ से ये फला किताब ले आना। तो इस तरह से वो वहाँ पर जाने लगे लाइब्रेरी। तो जब वहाँ गए तो जाहिर है जब किताब लेकर आ रहे हैं, पिताजी घर पे नहीं है, तो कुछ पन्ने वो पलट लिया करते थे। और करते करते इसी दौरान जब जो वो पढ़ते थे, उन्होंने जब उसको पढ़ने की कोशिश की तो उनको उसमें मज़ा नहीं आया, कुछ बात बनी नहीं। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि उनके हाथ कुछ ऐसा साहित्य लग गया जो वाकई साहित्य था, और इस तरह से उनका परिचय पहली बार साहित्य से हुआ और वो गंभीर साहित्य की तरफ चले गए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पिताजी तमाम चीज़ों के बावजूद मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे किताबों की दुनिया में, उन्हीं की वजह से मैं आया, वरना मैं नहीं आता। शुक्रिया। ये जिन महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया है फ़िरोज़ शानी ने, शानी साहब ने इसके कुछ अंश अपने गर्दिश के दिन, जब उन्होंने 1973 में लिखा था सारी काम, उसमें इनका जिक्र किया है। खालिद जावेद साहब, शानी साहब ने अपने लिखने के जो कारण हैं, कोई भी रचनाकार है उसके लिखने के कारण या लेखक होने के कुछ कारण होते हैं, जाहिर है। और कई बार उन कारणों की उससे पूछने पर वो वजाहत नहीं कर पाता। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो उसके जो कारण है कि वो लेखक क्यों बना, तो वो उससे बेहतर कुछ दूसरे लोग जानते हैं और वो ख़ुद के बारे में नहीं बता पाता कि मैं लेखक क्यों बना। शानी साहब अक्सर जो है ये कहा करते थे, और उन्होंने बाकायदा ऐसे लिखा भी है कि मेरे लेखक होने के पीछे कोई किसी राजनीतिक आंदोलन की कोई प्रेरणा नहीं थी किसी भी तरह की, कि उसने मुझे इस तरफ जो है रुजू किया हो, और ना ही किसी तरह का जो सो कॉल्ड कमिटमेंट है वो, क्योंकि ये बात जो है वो खातिर निशान रहे कि उस वक्त जो है वो जगदलपुर में जहाँ पर सिर्फ एक ही साहित्यकार, जैसा भी आप कह लें, लाला जगदलपुरी थे, वो उन्हें प्रकाश मिला शानी साहब को
अंगारा नाम का एक रसाला निकालते थे। उसमें राजा की लाइब्रेरी थी जिसका जिक्र किया इन्होंने, और दूर दूर तक यहाँ से वहाँ तक जो कहीं कोई किताब नाम की चीज़ नहीं थी। एक बात और बता दूँ आपको फ्यूज़ में, कि एक बस स्टैंड था वहाँ, उससे दूर कांकेर में, पास में एक जगह थी कांकेर, 350 किलोमीटर दूर वहाँ कांकेर में एक बस अड्डा था। तो वहाँ पर एक जो फिल्मी गानों का जो किताब फरोश था वो वहाँ से कुछ किताबें ले आता था। तो शानी साहब कांकेर जाते थे, उसे वहाँ से पेश की पैसे देकर के जैनेन्द्र और अज्ञे का प्रेमचंद का मुझे साहित्य ले आना, ये शौक़ था। तो शानी साहब ये कहा करते थे कि कुछ तंग करने वाले प्रश्नों से जूझने का माध्यम, लेखन मेरे लिए, जो मैं लेखक बना हूँ, मेरे लिए लेखन क्या है? कुछ तंग करने वाले सवालों से जूझने का एक माध्यम है। तो वो तंग करने वाले सवाल बारहा, गाहे बगाहे, अक्सर व बेशतर उनके पूरे अदब में हमें शुरू से आखिर तक, अव्वल से आखिर आपको तंग करने वाले सवाल मिलेंगे। मसलन, हमारी ईमानदारी पर शक क्यों किया जाता है? हमारे हाथ में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का झुनझुना नहीं है, इसलिए हम मशकूक हैं। अगर मेरा नाम, मैं सारे उनकी कहानियों के हवाले हैं, कहानियों के नाम भी बता दूं। अगर चौथी सत्ता कहानी में वो इकबाल खान कहता है कि अगर मैं इकबाल खान न होकर इकबाल सिंह होता तो क्या तब भी मेरे साथ यही सुलूक होता? युद्ध कहानी में वसीम रिजवी से हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 1971 में, तो ज़रूरी जो कुछ ऐसे जो टेबल्स होती हैं अलग, तो ऐसी टेबल पर से उनको हटा दिया गया जहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ किसी को पास की जा सकती थी। हमसे जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होती है तो हम जिस ओहदे पर जहाँ काम कर रहे होते हैं, तो उसमें से वो जिम्मेदारी हमसे क्यों छीन ली जाती है जिसके कुछ लीक होने का ख़तरा रहता है। ये जो सवाल हैं, तंग करने वाले जो सवाल हैं, तंग करने वाले प्रश्न, और आप देखिए, और यही वजह है कि जो दुश्मन बनाने की बात थी कि शानी साहब के दुश्मन जो बने, लेकिन वो जो दुश्मन हैं वो भी उनके टैलेंट की और उनकी जो प्रतिभा है उसके कायल हैं। देखिए, मैं शानी हूँ, लेकिन मुझे, ये वर्बेटिम बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं शानी हूँ, लेकिन मुझे हर रोज़ ये याद क्यों दिलाया जाता है कि मैं गुलशेर खान हूँ। एक घटना आपको सुना दूँ, राजेंद्र यादव साहब के प्रति मेरा बहुत आदर है, बल्कि आदर क्या, मैं तो उनके एहसान की वजह से दिल्ली में बैठा हूँ। शानी साहब ने मुझे दिल्ली भेजा था, राजेंद्र यादव को ख़त देकर उन्होंने मुझे यहाँ पर दिल्ली में रखा। 1986 में हिंदी अकादमी ने कहानी दशक निकाला, आपकी कहानी भी उसमें है, महेश दर्पण की कहानी दशक निकाला। दोज़खी नाम की कहानी शानी साहब की उसमें शामिल है, और दोज़खी नाम की कहानी के ऊपर जो लेखक का नाम छपा हुआ है, आप आज ही जाकर देखें उस वॉल्यूम को, लेखक का नाम जो छपा हुआ है वो गुलशेर खान शानी। शानी साहब का पहली कहानी जो कि मैंने खुद 1950 में लिखी थी उन्होंने, पहली कहानी से लेकर आखिरी उनका लिखा वर्क था, सब मैंने 100 बार पढ़े हैं। किसी भी कहानी पर मुसन्निफ का नाम शानी नहीं छपा, रचनाकार का नाम किसी कहानी पर शानी नहीं छपा। एकमात्र अकेली ये कहानी है दोज़खी जो उसमें आई एंथोलॉजी में, उसमें गुलशेर खान शानी का क्या जंग हुई राजेंद्र जी और शानी साहब के बीच में मित्रता की, खुदा गवाह है। तो मैं शानी हूँ, लेकिन मुझे हर रोज़ ये याद दिलाया जाता है कि मैं गुलशेर खान हूँ। तो तंग करने वाले जो सवाल हैं, उन सवालों से जूझने, टकराने और उन सवालों का जवाब तलाश करते हुए नए सवाल कायम करने की जो शानी साहब में सलाहियत थी, उस पर रोशनी डालेंगे खालिद जावेद साहब। मेरा जो उनसे पहला जो यानी तारुफ है वो कुछ इस तरह से है कि एक बार मैं ये खोज रहा था कि हिंदी में वो कौन से राइटर हैं जो मुसलमान हैं,
जो कि मुस्लिम राइटर हैं लेकिन हिंदी में लिखते हैं। तो राही मासूम रज़ा, बदिउज़ ज़मा, ये 2 नाम बिल्कुल सामने के थे। और बाद में फिर ये मंजूर एहतिशाम भी। तो इन लोगों को मैंने साथ में पढ़ा और तब साथ में शानी को पढ़ा। तो मैंने बहुत मुख्तलिफ पाया इन लोगों से उनको। जैसे कि राही मासूम रज़ा के यहाँ जो एक सोशलिज्म है या जो एक लाउडनेस है, उनकी तहरीरों में बहुत ही लाउडनेस है, डायलॉग बहुत होते हैं, नरेटिव बहुत कम होता है। मंजूर एहतिशाम साहब का भी मामला कुछ इसी तरह का था। बदिउज़ ज़मा थोड़ा सा एकदम कहना चाहिए कि तमसीली अंदाज की तरफ ज़्यादा चले गए। एक चूहे की मौत उन्होंने लिखा तो बहुत अच्छा लिखा वो। लेकिन जब शानी साहब का नावल मैंने पढ़ा काला जल, तो यकीन कीजिए कि उसका जो असर मेरे ऊपर हुआ वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो आज भी मैं उसको भुला नहीं पाऊँगा। वो जो असर है आज भी, जब मैं ये देखता हूँ कि एक नावल ऐसे भी शुरू हो सकता है कि शब बारात का दिन है, अव्वल तो शब बारात ही आजकल लोग नहीं जानते होंगे इतने, और वो इस कदर कल्चर में डूबा हुआ और वहाँ से वो शुरू होता है और वो अरफे की रोटियाँ रखी हुई हैं और रोटी पे हलवे वो रखा हुआ और वो बैठा हुआ, उससे ये कहा जाता है कि भाई अब आप जो लोग मर गए हैं, जो लोग मुर्दा हैं, उनकी फातहा। तो एक एक रोटी और एक एक हलवे से एक एक बात शुरू होती है, एक एक चैप्टर शुरू होता है और एक एक किरदार शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि जो उनकी यहाँ शानी की यहाँ बिल्कुल लाउडनेस नहीं थी, सोशलिज्म था, मगर उसके साथ साथ एग्जिस्टेंशलिस्टिक जो पहलू थे, यानी जो इंसान का वजूद है, तो वजूदी जहाद जो थी वो इतनी मैंने कहीं नहीं देखी। मुझे तो हिंदी के जो ज़ाहिर है कि जो मेरा बहुत ही पसंदीदा राइटर है तो वो तो निर्मल वर्मा है और मुक्तिबोध हैं और मोहन राकेश हैं। तो मैं तो इनके साथ रखता हूँ शानी को। मैं तो मतलब ये कि बिल्कुल, यानी काला जल जो है वो मेरे लिए आज भी, मैंने उस ज़माने में काला जल के ऊपर उर्दू के अंदर मजमून लिखा था एक, हालांकि वो एक अखबार के अंदर शाये हुआ था। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि उसी ज़माने में काला जल दूरदर्शन के ऊपर भी सीरियलाइज हुआ। सल्लो आपा नाम की एक उसके अंदर एक किरदार था, वो तो साहब हम बिल्कुल छा गई हमारे जहन के ऊपर। और वो सल्लो आपा हम चूँकि उधर पढ़कर आए थे और इधर उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, अरे साहब मंजरी जोशी, तो वो पल्लवी जोशी, तो वो एक ऐसा अजीब व गरीब वो पूरा का पूरा नावल और इतना कल्चरली रूटेड था। एक जो और बड़ा काम उन्होंने किया था शानी ने, वो ये किया था कि जो मुस्लिम कल्चर था, ख़ास तौर से ये यूपी वगैरह का कल्चर तो, या ये ईस्टर्न यूपी का कल्चर तो राही मासूम रज़ा के यहाँ आ गया था, लेकिन ये एमपी का जो कल्चर था और जो दूर दराज का कल्चर था, मतलब देखा जाए वहाँ के जो ऐसे इलाके थे जहाँ तक पहुँचना भी लोग, वो वहाँ के मुसलमानों की पहली बार जो भी तस्वीर हमारे सामने आती है, वो काला जल उसके लिए बिल्कुल एक दस्तावेजी हैसियत है, उसकी डॉक्यूमेंट्री की सी मतलब पोजीशन है। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ। उसके अलावा आप देखिए कि मेरी तो चूँकि मैं उनसे मिलने भी आया था, हुआ ये था कि जब वो ये समकालीन भारतीय साहित्य जब वो निकालते थे तो उस ज़माने में मैं नज़में लिखा करता था। तो मैंने एक नज़्म लिखी, तो उन्होंने, हाँ, उसका मुझे उन्होंने मुआवजा भेजा था बाकायदा, मनी आर्डर आया था मेरे पास, और मैं साहब बिल्कुल 22-23 साल की उम्र थी, बहुत ही पुरानी। उसके बाद फिर मेरा दिल्ली आना हुआ तो मैं मिलने गया। तो मैं आपको अभी बता रहा था परवेज़ साहब के, मैं उस घर में गया, वहाँ बैठा, बारिश हो रही थी, मुझे अपनी गाड़ी से, मुझे याद है कि एक वो छोटी सी गाड़ी थी, मारुति थी, उससे वो मुझे छोड़ने के लिए, और मयूर विहार का जो वो है बस स्टैंड, उस पे आए कि ये आपको महारानी बाग तक पहुंचा देगा। और वहाँ जाके बड़ी बहुत मोहब्बत से मिले और बहुत दुआएं मुझे दी, और जैसा कि होता है बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई मेरी की, जबकि उस ज़माने में कहानी वानी कुछ लिखा भी नहीं करता था। तो वहीं अच्छा एक कहानी उनकी, जैसे ये सारी कहानियों का आपने जिक्र किया, लेकिन जिन कहानियों में बहुत ही एक छुपा हुआ गुस्सा पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आप ये कहें कि साहब वो मुसलमान पे जो शक है वो तो है। अब जो उनकी कहानी है, जगह दो रहमत के फरिश्ते आएंगे, अब इसका जिक्र नहीं करते लोग कि मुसलमान के घर में कुत्ता पालना जो है वो तो हराम है, लेकिन एक कुत्ते की मौत उस घर में क्या क्या क़यामत पैदा करती है। उनके, मेरा ख्याल है, इंसानी सरोकार जो थे, वो जो उनका मतलब ह्यूमनिज़्म था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। मुझे याद आता है कि जब सिर्फ यही नहीं कि जो कहानियाँ थीं वो सीधा साधा बयानिया था, मैंने जैसे कहा कि उसके अंदर अलामत, और एक तो बहुत अच्छी अलामती कहानी उन्होंने लिखी थी, जहाँ पना जंगल बिल्कुल एकदम ऐसी तमसीली कहानी है कि वो उसमें आखिरी कहानी में से है। लेकिन वो उसके अलावा फूल तोड़ना मना है, सांप पर सीढ़ी, जो मुझे याद आ रहा है
इस वक्त तो हाँ वो मैं उसको रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें, लेकिन जो उनके बिल्कुल जितना भी क्रिएटिव काम था उसकी तरह बिल्कुल उसके लेवल का जो एक काम था वो शाल वनों के द्वीप है। तो शाल वनों के द्वीप का बिल्कुल कोई जिक्र नहीं होता है आजकल। मैंने मतलब अक्सर सोचा है कि ये जो सफ़रनामे हैं 2-3 संस्करण जो हिंदी के हैं, जैसे आखिरी चट्टान तक इनका मोहन राकेश का, चिड़ों पे चांदनी निर्मला वर्मा का, और इनका ये शाल वनों के द्वीप, इनको मतलब साथ साथ इनके ऊपर कुछ लिखा जाए वो अजीब व गरीब है। मतलब है तो वो एक बिल्कुल एंथ्रोपोलॉजिकल एक वो जोड़ा आया है बाहर से और वो गाँव, लेकिन जिस तरह की जो मंजर निगारी उन्होंने की है उसमें, और एक अजीब सी उसमें उदासी, उससे हमने पहली बार ये पढ़ा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। बहुत बाद में हमको मालूम हुआ कि शिफ्टिंग कल्टीवेशनों का देखते हैं वो एक जगह के वो पहाड़ पे रोशनी रोशनी है, तो वो पूछते हैं इनसे कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि साहब ये अपनी फसल को आग लगा रहे हैं। तो ये फसल को आग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर एक बार कहीं से फसल उग जाए तो उसके बाद फिर वहाँ से जो है अगर फिर से वो ज़मीन जो होती है वो उसकी जो देवी है तो वो नाराज़ हो जाती है, वो आपको बद्दुआ देती है। लिहाजा ये एक बार से यहाँ से फसल उगा के जला देते हैं तो ये कहीं और अब ये उसको अपनी फसल को आग लगा रहे हैं। बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही जैसे कहना चाहिए रिबेल बहुत था उनके अंदर। गुस्सा जिसकी आप बात कर रहे हैं वो गुस्सा पूरे सिस्टम पे था। वो गुस्सा जितना दूसरों पे था उतना शायद अपने ऊपर भी उतना ही गुस्सा था। तो वो जो एक बिल्कुल जो कि एक ईमानदार आदमी होता है, तो ईमानदार आदमी के अंदर जो एहतिजाज होता है वो अपने ऊपर भी उनको इतना ही गुस्सा होता है, क्योंकि एक ऊंचे मंबर से कभी उन्होंने अपने आप को नहीं देखा कि वो कोई जो है वो मॉरल टीचिंग देने के लिए पैदा हुए हैं कोई, बल्कि उनको यही ख्याल था कि दुनिया को जो कहना चाहिए कि आलूदा करने के अंदर जितना दूसरों का हाथ है उतना मेरा भी होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने अपने आप को कभी आइडियलाइज नहीं किया था, और इस आइडियलाइज ना करने की वजह से शायद वो इतनी अच्छी कहानियाँ लिख सके, इतना अच्छा काम भी कर सके, और एक बिल्कुल एक अलग तरह से जो है वो उनकी शख्सियत को बिल्कुल अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि इतनी बाकी शख्सियत और मुझे नहीं नज़र आती कि ये मैं हिंदी अफसाने की दुनिया में कहीं हो। हाँ, दरअसल माशाल्लाह ये तो बग़ैर तैयारी के खालिद जावेद साहब का। अब मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि अगर तैयारी होती है और चीज़ों को ताज़ा करके आप आते तो वो इससे कहाँ तक बेहतर होता, वहाँ तक तो हमारी कल्पना जा नहीं पा रही है। बहुत खूब और बहुत कोणों से, अनेक ज़ावियों से आपने उन चीज़ों पर और मुख्तलिफ़ असनाफ में जो विधाओं में शानी साहब का जो काम है वो ये बहुत आपने उचित कहा है। और दरअसल मैं बाबा नागार्जुन की बात ये बता रहा हूँ कि अगर रचनात्मक गद्य पढ़ना हो नहीं सीखना हो। मैं नागार्जुन के यहाँ पर, ये इनके घर के पास रहते थे, और ये बात मेरे ख्याल से बता रहा हूँ मैं आपको 80 के इधर उधर की बात है। तो वो एक लेखक से कह रहे थे कि तुम गद्य लिखना सीखना चाहते हो? वो खामोश था, यानी जाहिर है उसका जवाब ये था कि हाँ, शानी का शाल वनों का द्वीप पढ़ो। अगर गद्य, रचनात्मक गद्य क्या होता है, एक जो रचनाकार है उसका गद्य क्या होता है, अगर ये तुम्हें पढ़ना है तो शाल वनों का द्वीप पढ़ो। दरअसल मैं एक बात अंडरलाइन करना चाहता हूँ शाल वनों के द्वीप से, क्योंकि जाहिर है कि देखिए मेरी दृष्टि तो, मैं जो भी लोग मुझे भला कहें बुरा कहें या ये कहें या पढ़े, मेरा तो एकमात्र पैमाना ये है कि जहाँ जो गरीबी है वो अगर किसी को दिखाई नहीं दे रही है तो मैं उसको वो खुद को कितना भी बड़ा कमिटेड राइटर कहे, ये कहे, मेरे लिए तो बहुत संदिग्ध है। शाल वनों का द्वीप पढ़िए, अकेले जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके तो खैर अद्भुत दृश्य है, इतने जीवंत, तो इतने साक्षात आपके सामने, इतनी विविधता और इतनी अंतरंगता के साथ प्रकृति का जो अवलोकन है किसी और किताब में नहीं मिलेगा। ये तो एक पहलू है ही उसका। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शाल वनों का द्वीप क्या है कि आप उसमें सैकड़ों कहानियाँ बिखरी हुई हैं, जो भील आदिवासी, ऐसी ऐसी कहानियाँ उसके अंदर हैं जनाब कि आप देखिए कि वो वहाँ पर बच्चे को दफन करने के लिए वो उसको जंगल के अंदर तक उसको वहाँ जगह वहाँ नहीं मिलती है।
ये एक आदिवासी की ये कहानी भी उसके अंदर, कई कहानियाँ हैं उसके अंदर शालबनों का द्वीप के अंदर। तो शानी गरीबी को पहचानने वाले, और उस गरीबी को, जैसा कि अभी सुकृता पाल यहाँ कह रही थी कि वो सिर्फ उसको प्रोपेगेट करके बेचने के लिए नहीं, उस गरीबी को एक मानवीय गरिमा देने की जो जद्दोजहद है, इंसानी वक़ार, एक ह्यूमन डिग्निटी, गरीबी को मानवीय गरिमा देने का जो संकल्प है, वो शानी का सबसे बड़ा योगदान है। मैं दर्पण जी, अभी काला जल का जिक्र आपने खालिद जावेद साहब ने किया था, मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि महेश दर्पण उन पत्रकारों में से हैं, जब काला जल पर दूरदर्शन के लिए 13 एपिसोडों में सीरियल बना तो महेश दर्पण ने शानी साहब से इस पर बड़ी विस्तृत बातचीत की थी, साक्षात्कार किया था, क्योंकि काला जल पर अभी आपने जिक्र किया ही है। और वो जो साक्षात्कार हमने शानी रचनावली की 6ठी जिल्द में शामिल किया भी है, वो उसमें शामिल है। तो मैं ये चाहूँगा कि उस गुफ्तगू के हवाले से महेश दर्पण हमसे कुछ कहें। दरअसल पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोलना बड़ा मुश्किल काम है। आपने 3 लोगों को सुना, तीनों लोगों ने जिस तरह से शानी साहब को खोला है, मुझे लग रहा है कि अगर इस वक्त यहाँ शानी होते तो वो क्या कहते। सब ने गुस्से की तरफ इशारा किया, गुस्सा तो उनका लाजवाब था। आज हम जब आखिरकार इस बातचीत में शामिल हो पाए, गो कि 2-2.5 घंटे के इंतज़ार के बाद, तो मैं सोच रहा था कि अगर शानी साहब होते तो क्या होता। उनसे मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब वो नवभारत टाइम्स में थे। मैं एक प्रकाशन गृह का पीर बबरची भिश्तिखर था और एक किताब छायावाद पर छपी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर की, और मुझे नासमझी में ये ख्याल आया कि मैं अगेय जी को किताब दे आऊँ, इसका रिव्यू नवभारत टाइम्स में छपना चाहिए। तो वहाँ रोका मुझे उनके पीए ने और कहा कि आप कौन हैं। मैंने कहा कि मैं फलां प्रकाशन का संपादक हूँ, और मैं इसी भाव से गया था कि एक संपादक को एक संपादक से मिलने में क्या डर है, जबकि अगेय जी के सामने उस समय अच्छों की घिग्गी बन जाती थी और शानी जी दूसरे अगेय थे, वहीं काम कर रहे थे। मैं जानता हूँ कि अगेय चाहते तो उस किताब का रिव्यू नवभारत टाइम्स में नहीं छपता, शानी जी ने उस किताब का रिव्यू छपवाया। आप जानते हैं कि अगेय के होते हुए छायावाद की किताब का उस अखबार में रिव्यू का छपना एक बहुत बड़ा मानी रखता है। और शानी साहब नवभारत टाइम्स से गए तो समकालीन भारतीय साहित्य में गए, लेकिन वो नवभारत में एक कॉलम लिखते रहे। और एक बहुत बड़ी घटना हुई, देवी प्रसाद मिश्र की एक कविता आई मुसलमान। शानी साहब ने बहुत विचारोत्तेजक लेख लिखा। मैं ये बातें जानबूझकर इसलिए कर रहा हूँ कि इतना खोल दिया है शानी साहब के कथा साहित्य को और तमाम रचनाओं को, तो जो चीज़ें छूट गई हैं, जो ब्लैंक्स हैं, उनको मैं भरने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने जो लेख लिखा, मैं उन दिनों सारिका में था, पढ़ करके मुझे लगा कि इस पर मुझे भी रिएक्ट करना चाहिए। कविता मैंने पढ़ी थी और मुझे लगा कि मैं अपनी बात जो भी है उससे भेजूं। यहाँ जानकी बाबू इत्तेफाक से बैठे हैं, इन्होंने भी उस पर एक टिप्पणी की थी। एक ही साथ हम दोनों की टिप्पणियाँ उस अखबार में छपी। और बड़े बड़े महान संपादक होते हैं, किसी संपादक ने क्या किया कि इनके जो टिप्पणी का शीर्षक था वो मेरे टिप्पणी में और मेरा शीर्षक इनकी टिप्पणी में। तो मैं चौंका, मैंने कहा ये क्या है, लेकिन अंदर देखा तो सारा मामला वही था, बस शीर्षक बदल गए थे, जो पेस्टिंग में हो जाता है अखबारों में। लेकिन शानी साहब के विचारों से नाइत्तेफाकी रखते हुए लिखी गई मेरी उस टिप्पणी के बावजूद शानी साहब से और हमारे मेल मिलाप में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत बड़े आदमी थे। हालांकि एक बार एक लड़ाई और हुई, जब स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी कोश मैंने एडिट किया, उसमें बहुत सारे कहानीकारों की कहानियाँ थीं, शानी साहब की थी। शानी साहब ने श्रीराम सेंटर में मुझे पकड़ लिया त्रिवेणी के सामने। हरिप्रकाश त्यागी उनके मित्र, हमारे मित्र एक साथ थे। कहने कि तुम किन किन लोगों के साथ मेरी कहानी शामिल कर देते हो। बहुत गुस्से में थे। मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया, उनका शानी साहब हिंदी में कहानी के बहुत रंग हैं और एक संपादक को जब कोई किताब एडिट करनी होती है तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ लेनी होती हैं। एक रंग आपकी कहानी का, एक रंग उनकी कहानी का है।
इसके बाद मुझे लगा था कि अब शाहनी साहब मुझसे बात नहीं करेंगे। उनका बड़प्पन देखिए साहब, हफ्ते भर बाद मिले, और बेटे कैसे हो? मुझसे या तो महेश कहते थे या बेटे कहते थे, और वो भाव उनका आखिर तक बना रहा। ये बात काला जल की जब हो और ये हम भूल जाएं कि काला जल लिखा क्यों गया था, तो मुझे वो मोती तालाब याद आता है। मोती तालाब जिसका काला पानी है, ठहर गया है, जहाँ बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है, अब ये ऐसा ही रहेगा। उस जगह को डिपिक्ट करने के लिए काला जल लिखा गया था। और उस चीज़ को कहाँ तक ले गए शाहनी साहब? ये यौन हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए पढ़े गए फातिहे हैं, ये कोई ऐसे वैसे फातिहे नहीं हैं। हमारे यहाँ अभी विमेन डिस्कोर्स पर जिससे पहले बात हो रही थी, बगैर शोर मचाए विमेन डिस्कोर्स करने वाले आदमी थे शाहनी। उनकी रचनाओं में चिल्लाता नहीं है कोई, पात्र नहीं चिल्लाते, संवाद नहीं चिल्लाते, स्थितियाँ आती हैं और उन सिचुएशंस को वो इस तरह से रखते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ यार, ज़िंदगी में ऐसा होता तो है। छोटी छोटी चीज़ों के जरिए उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हिंदी उपन्यासों या कहानी में मुसलमान क्यों नहीं हैं, और भारतीय समाज की अगर पूरी तस्वीर देखनी है तो आपको मुसलमानों को शामिल किए बगैर हिंदुस्तान का समाज किसी को दिखाया नहीं जा सकता। सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने ये अपने कथा साहित्य के जरिए करके दिखाया। आप चहल्लुम पढ़ लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लीजिए। हिंदू परिवारों में भी ऐसा होता है कि किसी की मौत हो जाती है और उसके बावजूद आप कहते हैं नहीं साहब ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, गोदान क्या है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हिंदी में लिखी गई। लेकिन चहल्लुम को जब आप पढ़ते हैं और उसमें वो जो सेंटेंस आता है जिसमें यह है कि उस आदमी की जमा पूंजी जो कहता था कि जब मैं मर जाऊँगा मेरी पैंट की जेब में तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो जो मिलेगा था वो 300 रुपये थे। उस आदमी की जमा पूंजी थी, वो जमा पूंजी उसके आखिरी संस्कार में ख़त्म हो गई। तो वो औरत कहती है कि हम अकेले लोगों के लिए वो 300 रुपये। बताइए साहब, आपको इतनी ज़रूरी है वो रवायतों को निभाना। तो एक तरह से शानी की दोहरी लड़ाई थी, हिंदुस्तान में मुसलमान होकर के एक नागरिक विवेक को जागृत करने की लड़ाई, और दूसरी खराब बोसीदा रवायतों के खिलाफ लड़ाई, सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ लड़ाई। तो शानी इस तरीके के इंसान थे, भाषा को बरतना जानते थे, संपादन करना जानते थे। मेरा तो बड़ा मन था कि कभी कोई आदमी ऐसा काम करता है कि उन्होंने जो संपादकीय लिखे हैं उनको अलग से कोई एक किताब में एडिट करता। उन संपादकियों को पढ़ना अपने आप में एक इत्मीनान से गुजरना है। आपको पता लगेगा कि चिंताएं किसे कहते हैं, आपको पता लगेगा कि वो भाषा क्या होती है, आपको पता लगेगा कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। आज की नई जनरेशन में मुझे ये कहना कि नई जनरेशन लगेगा कि मैं बूढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी जनरेशन के भी बहुत सारे लोग और बिल्कुल नई जनरेशन के भी लोग भाषा को जिस तरह से बरतते हैं वो ऐसी दौड़ती भागती चीखती चिल्लाती भाषा है। ऐसे लोगों को शानी जी के साहित्य को पढ़ना चाहिए। शालवनों का द्वीप की बात की, जानकी बाबू ने बिल्कुल ठीक कहा कि उसमें हज़ारों कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं और कुछ कहानियाँ उस दौरान के अनुभवों पर शानी जी ने लिखी भी हैं। उनके संग्रहों में वो कहानियाँ हैं। युद्ध कहानी का अगर हम जिक्र न करें तो शानी की उस चिंता से हम सामना नहीं कर पाएंगे जहाँ मुसलमान कर्मचारियों को दफ्तरों से उन कामों से अलग कर दिया जाता है जिन्हें ये माना जाता है कि वो गंभीर किस्म के काम हैं। 4 मुस्लिम कर्मचारियों में से 3 मुस्लिम कर्मचारियों को नोटिस मिल गया है, आप बैठिए, काम मत कीजिए। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? और फिर राष्ट्रवाद, ऐसा राष्ट्रवाद। आज तो शानी की प्रासंगिकता इसलिए और बढ़ गई है कि हमें ये समझना होगा कि ये देश आखिर है किसका। उन लोगों का जो झूठे मतों के आधार पर सरकार बना लेते हैं, उन लोगों का जो बरगलाने में लगे रहते हैं, उन लोगों का जो लोगों को बांटने में लगे रहते हैं, या उन लोगों का जो विवेक को जागृत करने की सलाहियत रखते हैं। मुझे तो लगता है कि आज के समय में अगर कोई सबसे बड़ी रेलेवेंस शानी जी की है तो वो यही कि वो आँख कान नाक खोल कर चलने की सलाहियत देते थे। और वो ये कहते थे कि अगर मैं गुस्सा हूँ तो मैं गुस्सा हूँ। देवी प्रसाद मिश्र की कविता पर नामवर जी से भिड़ गए थे।
अगर उनका कोई विचार है तो वो किसी की परवाह नहीं करते थे और कहते थे कि ये, उन्होंने कहा था क्या 2 कौड़ी की कविता आपने आलोचना में छाप दी। हालांकि मेरा कहना यह है कि उस कविता के बारे में दूसरे तरीके से भी विचार किया जा सकता था, मैंने किया भी था। मुझे लगता था कि वो कविता शायद सीधे अभिधा में लेकर उसकी व्यंजनाओं को भी समझने की ज़रूरत है, ये एक अलग बात है। लेकिन वो किसी से घबराते नहीं थे और मोर्चा लेने में कभी पीछे नहीं रहते थे। ये हमें आज उनसे सीखना है, ये उनकी सबसे बड़ी रेलेवेंस है। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि इन तमाम झगड़ों शिकायतों के बावजूद जब मेरी शादी हुई तो शानी साहब ने अपने घर में, सलमा भाभी ने और शानी जी ने दावत दी। और साहब, जिस मध्य प्रदेश की संस्कृति की आप बात कर रहे थे ना, मेरे घर में आज भी वो डिब्बे रखे हुए हैं जिनमें लिखा हुआ है किसकी तरफ से भेंट। वो खुद जाता था। ये शानी थे, वरना क्या है। मैं कौन महेश दर्पण, हज़ारों महेश दर्पण दिल्ली में घूमते रहते हैं, हज़ारों कहानियाँ लिखने वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, लेकिन उनका नई पीढ़ी के साथ सीधा रिश्ता था। वो डायलॉग करते थे। हम लोग साथ में बैठ कर के उनके घर में होने वाली दावतें मुझे याद हैं, जिसमें एसपी सिंह, जिसमें विष्णु खरे, जिसमें प्रयाग शुक्ल, जिसमें अवध नारायण मुदगल, चित्रा मुदगल और तमाम लोग आते थे। और ऐसी बहसें होती थी कि लगता था कि आज के बाद कभी मिलेंगे नहीं, इतनी तेज़ तर्रार बहसें। और शानी जी ठहाका जब लगाते थे ना, जब हंसते थे तो उनका पूरा शरीर हंसता था। जिंदगी जीने का ये आलम है। और जब वो उदास होते थे या विचार मग्न होते थे, किसी बात से नाराज़ होते थे और कुछ कह नहीं पाते थे, तो उनके होंठ लटक जाते थे और चेहरा नीचे की ओर होता था। उस शानी को भी हमने देखा है और उस शानी को भी देखा है। तो मुझे लगता है कि जीने की सलाहियत भी हमें ऐसे लोगों से लेनी होगी, क्योंकि ज़िंदगी और लिटरेचर को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसीलिए गुलशेर खान शानी न कह के मैं सिर्फ शानी कहना चाहूँगा। वो अगर दुश्मन थे तो ख़राब चीज़ों के दुश्मन थे, उनका नाम दुश्मन नहीं था। शुक्रिया। अगर वक्त हो तो हम एक इशू पर 2-2, 4-4 मिनट तीनों मित्रों से जानना चाहते हैं। दरअसल ये है कि शानी साहब की ये मान्यता थी और उनका लेखन भी इस बात का गवाह है कि अगर आप काले हबशी की ज़िंदगी को लिखना चाहते हैं तो आपको जेम्स बाल्डविन बनना होगा। जाहिर है मुराद यहाँ पर वही इंसाइडर होने की है। तो आप चीज़ों को इंसाइडर होकर ही पूरी विश्वसनीयता के साथ उन्हें चित्रित कर सकते हैं। बग़ैर इंसाइडर हुए वो दर्द, वो ज़िल्लत और वो कॉम्प्लेक्सेस आप महसूस नहीं कर सकते। तो काले हबशी की ज़िंदगी लिखने के लिए जेम्स बाल्डविन होना ज़रूरी है। इसकी व्यंजना को, सवाल की व्यंजना को जानते हुए मैं 2-2 मिनट इस सवाल पर चाहूँगा। और एक दूसरा सवाल साथ में और रहेगा मेरा, वो ये है कि आज का जिस तरह का डिह्यूमनाइज्ड सिनेरियो बनता जा रहा है, अमानवीकृत मंजरनामा जिस तरह का बनता जा रहा है, शानी साहब के निधन को अब 10 फरवरी को 23 साल पूरे हो जाएंगे। तो जाहिर है कि 23 वर्ष का जो वक्त है जो बीता, ये समय बीता, और इस समय में जिस तरह से एक ख़ास रंग और ज़्यादा गाढ़ा से और ज़्यादा गाढ़ा होता गया और बाकी जो रंग हैं उन रंगों को पूरे उस तस्वीर से बाहर निकाल कर फेंकने की जो साजिशें चल रही हैं, तो जिसे मैं कह रहा हूँ कि डिह्यूमनाइज्ड सिनेरियो जिस तरह का बनता जा रहा है, तो शानी साहब की क्या प्रतिक्रिया होती अगर ये जो मंजरनामा है, ये जो परिदृश्य है, यानी सांस्कृतिक बहुलवाद को हाशिए से बाहर फेंककर एक ही रंग की जो वर्चस्व है, इसको लेकर उनकी क्या एक रचनाकार के रूप में प्रतिक्रिया होती। जाहिर है कि ये हम उनके कहानियों की चूँकि पाठक रहे हैं तो हम उसकी कल्पना से उनके उत्तर तक भी पहुंच सकते हैं। तो इन दोनों सवालों पर, कि एक इनसाइडर वाले सवाल पर और आज के जो परिदृश्य पर शानी साहब की क्या प्रतिक्रिया, इन दोनों पर आप 2-2 मिनट केंद्रित करके दें। शुरुआत आपसे। ये बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है कि क्या उनकी प्रतिक्रिया होती, लेकिन मैं एक
एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। शायद इसका ताल्लुक़ उपेंद्र नाथ अश से है। तो उन्होंने इसका ज़िक्र भी किया है, जो आपने रचनावली में शामिल भी किया है। तो हुआ ये कि जब अचानक एक दिन अश साहब ने उनसे पूछा कि यार तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, तो वो चौंक गए कि भाई क्या हुआ, बहुत सीनियर राइटर थे, क्या हुआ? कह रहे तुमने बताया ही नहीं। तो उन्होंने कहा क्या नहीं बताया? कि तुम शानी नहीं हो। उन्होंने कहा मैं शानी तो हूँ, मेरा नाम तो शानी है। नहीं नहीं, शानी तो तुम हो, लेकिन शानी के पीछे तुम गुलशेर खान हो, ये नहीं बताया तुमने। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपने पूछा ही नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो लग रहा था कि तुम शानी हो, मुझे तो बाद में पता चला कि तुम गुलशेर खान हो। तो जहाँ आपने दूसरा सवाल किया उसको इसमें मैं जोड़ता हूँ कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होती। एक तो उनका हमेशा मानना था, और उनकी हमेशा बहस होती थी इस बात को लेके कि लोग जब उनसे ये सवाल करते थे कि क्या वजह है कि आपका मोर देन 90% जो लिटरेचर है इज़ टोटली डिवोटेड टू वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, दैट इज़ मुस्लिम, जिससे वो आते थे। तो उनका ये कहना था, वो उल्टा एक दूसरा सवाल कर देते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो कौन लिखेगा? आपने तो लिखा नहीं, इन्होंने तो लिखा नहीं, उन्होंने तो लिखा नहीं, तो कौन लिखेगा? तो ये मेरी मजबूरी है लिखना। और अक्सर वो इस बारे में फिर आइजक बैशर सिंगर का जिक्र करते थे, यहूदी राइटर 21वीं सदी के जो हैं, रिचर्ड राइट का, हाँ, बॉल्डविन का। हाँ। तो उसमें एक सिंगर और इनका क्या नाम है इनका, रिचर्ड नहीं रिचर्ड समथिंग कुछ, उनका एक इंटरव्यू है, अ कन्वर्सेशन विद सिंगर। रिचर्ड राइट नहीं, रिचर्ड राइट नहीं, वो कुछ और है, रिचर्ड बर्टन शायद। तो उनका एक इंटरव्यू है, अ कन्वर्सेशन विद सिंगर, जो छोटी सी किताब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है वो करीब उस इंटरव्यू लेने में ही उनको 3 साल लग गए। तो उसमें उन्होंने एक उनसे सवाल किया था कि वो कब पोलैंड से आके अमेरिका बस चुके थे, लेकिन उनका पूरा सिंगर का जो राइटिंग थी वो घूम फिर के वापस वो पोलैंड जाते थे, वो वहीं यहूदियों के बीच में जाते थे। तो जब उनसे ये पूछा गया कि ऐसा आप बार बार वहाँ जाते हैं, आप अमेरिका में इतने सालों से रहे, लेकिन आपने कभी यहाँ पर इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं, इधर उधर आपने आर्टिकल में कुछ जिक्र कर दिया, अदरवाइज आपकी जो टोटल राइटिंग है वो पूरी तरह से यहूदियों पे है, वो भी पोलैंड के जहाँ पर आप रहें। तो उन्होंने कहा वो उसकी वजह ये है कि मैं इसके अलावा किसी को और जानता भी नहीं, जिसको मैं जानता हूँ मैं उसी के बारे में लिख सकता हूँ। तो यही शानी जी का था। उन्होंने कहा मैं कभी फोर्स्ड राइटिंग में कर ही नहीं सकता। तो उनका जितना भी लेखन है अगर आप उसको देखें तो आप महसूस कर सकते हैं ये सब भोगा हुआ है। और कुछ तो ऐसा जैसे आपने अभी जिक्र किया, जहाँ पर जगह दो रहमत के फरिश्ते आएंगे, तो वो जो कहानी बच्चे की और कुत्ते की कहानी, दरअसल वो बच्चा मैं ही था, वो बच्चा मैं था, वो तो इनकी कहानी है। और मुझे पूरे किस्सा याद है, मैंने किस तरह से एक कुत्ता ले आया था घर में और क्या हंगामा मचा था, और उसके अंत था वो कहानी उसी पे लिखी गई थी। इसी तरह युद्ध कहानी जो है, मैं छोटा था लेकिन मुझे हल्का हल्का याद है, ये कहानी ग्वालियर के ज़माने की है। अप्पू यही तो है, अप्पू में ही था, बड़े मासूम सवाल आते हैं उसमें। हाँ। और उसके बाद इवन जिसका मैं गवा रहा हूँ उसमें मैं हूँ नहीं, जहाँ पना जंगल जो शेख सराय में जब रहते थे, तमाम कैरेक्टर्स हैं, वो तमाम वो जो देखते थे वही लिखते थे, और उनका सीधा सीधा मानना था कि मैं फोर्स राइटिंग करूँगा ही नहीं, और ना मैं कर सकता हूँ। मैं अश्क जी के बारे में एक बात जोड़ देता हूँ, और मैंने ये लिखा भी है बाद में, कि वो तमाम असहमतियाँ और तमाम तरह की मतभेद के बावजूद, और बहुत ज़्यादा एक तरह से जिसने एक हिंदी साहित्य में बड़ी डिबेट खड़ी कर दी थी, अश्क जी जब दिल्ली आए 1996 में, अपने निधन से कुछ महीने पहले की बात है, अश्क जी की दिल्ली जब आए तो शानी साहब यहाँ सरस्वती प्रेस में कहानी पत्रिका के संपादक बने। 2 पत्रिकाओं के तो संस्थापक संपादक थे शानी साहब, साक्षात्कार के और समकालीन भारतीय साहित्य के। 1993 में सरस्वती प्रेस की कहानी पत्रिका दोबारा शुरू हुई। श्रीपति राय जी के निवेदन पर शानी साहब ने स्वीकार किया संपादक होना, और अश्क जी का हुआ दिल्ली आना। आजकल उर्दू में आए थे पहले वो, आजकल उर्दू के बाद वो आजकल में मैंने उन्हें बताया, महबूब साहब के पास में बैठा था,
तो मैंने बताया उनका, अच्छा शानी उसका कहानी शुरू कर दी श्रीपद ने, शानी संपादक हो गया उसका, फिर मैं वहीं जाऊंगा। मुझे तो खैर वहाँ आना ही था शानी साहब के यहाँ, तो वहाँ ही आए। और आप ये देखिए जनाब, कितने बड़े इंसान थे शानी साहब। जब वहाँ अंदर जाकर किसी ने बताया कि अश्क जी आए मिलने के लिए, तो अंदर 2-3 केबिन अंदर जाकर सबसे पीछे शानी साहब वहाँ तशरीफ़ फरमाते थे संपादक के रूप में। तो तुरंत वहाँ से उठकर, जबकि पैरों पर उनके वरम आ रहा था उस वक्त, यह हालत थी, चलने फिरने में दिक्कत होती थी, ऊंची, हाँ ये हालत थी उनकी, वहाँ से यानी टेबलें पकड़कर, दीवारें पकड़कर वहाँ से अंदर से, और सड़क पर दरियागंज में अंसारी रोड पर, वहाँ पर सीढ़ियाँ पकड़ के उतर कर आ रहे अश्क की, आंसू आ गए अश्क के। अरे भाई तुम कैसे आ गए, तुम लिपट गए एकदम बिल्कुल। ये इंसान थे शानी। अब मैं खालिद अशरफ साहब मुख्तसर में 1-2 बातों पर। जी नहीं, देखिए मेरा तो मानना ये है कि कोई भी जेन्युइन राइटर होता है तो जो भी किरदार होते हैं या जो भी परिवेश होता है वो उसका बहुत देखा भाला होता है। तो वो जो आपने इनर साइड या आउटर साइडर की बात की, तो वो तो जो जेन्युइन राइटर नहीं होता है वही बैठ के फैंटेसी या ये कहना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा इमेजिनेशन का सहारा लेता है। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि कोई भी इमेजिनेशन भी ऐसा नहीं होता है, कोई भी कल्पना, हाँ, कि जिसकी जड़ें जो हों वो बराबर यथार्थ के अंदर होती ही हैं, वो तो सिर्फ एक मिस मैचिंग हो जाती है। तो मतलब जाहिर है कि कहीं भी आपको लिखना है तो वो भोगा हुआ यथार्थ, मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि अब ये टर्म जो है थोड़ी सी पुरानी हो गई है। अब ये चीज़ तो बिल्कुल सामने आ गई है कि आप जो भी लिखते हैं तो वो आपकी बिल्कुल उससे ताल्लुक़ आपका जो होता है वो बहुत ही पास का ताल्लुक़ होता है। और अगर ये ताल्लुक़ और ज़्यादा पास का हो जाए तो फिर ये भी बात है कि फिर वो साहित्य नहीं रहता, फिर तो वो पत्रकारिता बनती है। अगर वो बहुत ज़्यादा पास हो गया, जैसे ठीक है ये जो उंगली है तो ये उंगली का सिरा अगर अपने आप को ही छूने लगेगा तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा तो उंगली का सिरा कहीं जाए तो वो जो एक डिस्टेंस भी रखना चाहिए, जैसा कि अल्बियर कामू ने कहा। तो और वो डिस्टेंस वहाँ है कि अल्बियर कामू का एक कौल है, यहाँ अनवर जमाल साहब मेरे दोस्त बैठे हुए हैं और उन्होंने कामू को बहुत पढ़ा है और हम लोग कामू पर बड़ी बातचीत करते हैं कि अदीब का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने अहद के मसाइब में शामिल रहे। अदीब का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने अहद के मसाइब में शामिल रहे, लेकिन कालिब की तामीर के लिए उससे थोड़ी सी दूरी रखे। ये बहुत ही मुझे लगता है, और ये दूरी बराबर शानी ने रखी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो आज का जो माहौल आपने बताया कि क्या होता, तो मुझे लगता है और भी बहुत सी चीज़ें थी। ये जो आपने कहा कि अमानवीयकरण है, तो अमानवीयकरण के साथ साथ इससे पहले भी दुनिया 1990 के बाद से जिस तरीके से बदलना शुरू हुई, 92 के बाद मार्केट इकोनॉमी और आपका ये बाज़ार जिस तरह से आ गया, भूमंडलीकरण जिस तरह से आ गया, डिजिटल इंडिया जिस तरह बनता हुआ चला गया, डिजिटल वर्ल्ड जिस तरह बनता, मेरा ख्याल है ये बहुत से ऐसे इशूज़ थे जिन पे कि मुझे लगता है कि अगर वो कलम उठाते तो बहुत अछूती कहानियाँ, बहुत ही उम्दा कहानियाँ उनके कलम से निकलती। बहुत जल्दी हमने जो है एक अपना बहुत ही मतलब कहना चाहिए बहुत ही अहम मतलब अदीब खो दिया, इसका मुझे अफसोस रहेगा। देखिए, देर से ही सही, आखिर में ही सही, लेकिन अनवर जमाल को सामने देख करके बहुत खुशी हुई। और दूसरी बात ये कि जैसा दोस्तों ने कहा, शानी साहब के बारे में तो मैंने पहले ही कहा कि वो ऐसी किसी भी घटना पर, किसी भी स्थिति पर, किसी भी पात्र पर लिखना पसंद नहीं करते थे जो चौंकाए। आपको लगेगा कि हाँ, हमने ऐसा देखा है, ये हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा रहा है, हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ था। इसका मतलब ये है कि भोगा हुआ यथार्थ कहिए न कहिए, अनुभव की प्रामाणिकता कहिए न कहिए, आप जो मर्जी कहिए, लेकिन सच ये है कि शानी साहब ज़िंदगी की सच्चाइयों के टुकड़े निकाल करके लाते थे और कागज़ों में उन पर जान डाल देते थे। आपको उनके चरित्र याद रहेंगे, आपको डायलॉग्स याद रहेंगे, वो स्थितियाँ याद रहेंगी। क्यों याद रहेंगी? क्योंकि वो सच्चे हैं। आप ज़रा जली हुई रस्सी कहानी पर गौर फरमाइए और देखिए कि आखिर में वो आदमी क्या कहता है। आखिर में वो उसी ठसक के साथ कहता है, कौन जाएगा उनके यहाँ, आ वहीं से रहा है, उसी दावत से आ रहा है। ना देखा वो सालों के हाँ, वो उन सालों के यहाँ जाए।
वो जो ज़बान है साहब, वो जो नकली ठसक है, वो गज़ब की है। वो ऐसे चरित्र हमारे आसपास होते हैं, और वहाँ खड़ा होकर के किस तरीके के उसके साथ में क्या क्या सलूक हुआ है। पान थमा दिया जाता है, घर का मालिक उसकी तरफ देखता नहीं है। मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कि शानी जी की कहानियों के बारे में रात भर बात होनी चाहिए। ऐसे बात नहीं होती है कि 2 घंटे में आप निपटा दें। इसको मैं निपटाना कहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आप कहानी के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं कि फला कहानी उसमें ये, फला कहानी उसमें ये। नहीं साहब, आपको एक एक डायलॉग के बारे में बात करनी पड़ेगी, उसके मुस्कान, उसके जेस्चर, उसकी तकलीफ़ें, उसकी परेशानियाँ, उसकी चिंताएं, आपको सब देखना पड़ेगा। क्योंकि शानी उसके भीतर घुस जाते थे, एक कीड़ा बन जाते थे, उसकी आत्मा को पकड़ लेते थे, इसलिए वो ऐसा लिखते थे। और सवाल ही नहीं है कि जो उन्होंने न देखा उस पर वो कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे। और मैं मानता हूँ कि ये जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं, जो ग्लोबलाइजेशन की बात हुई, खुले बाज़ार की बात हुई, दुनिया में बदलती हुई तस्वीर की बात हुई, मेरा मानना यह है कि शानी इस पर बहुत ठहर कर लिखते, बिल्कुल जल्दबाजी न करते, क्योंकि उनका मिजाज जल्दबाजी का नहीं था। वो बाज़ार के लेखक नहीं थे, बाज़ार को उनकी ज़रूरत हो सकती थी, उनको बाज़ार की ज़रूरत नहीं थी। वरना आप ये समझिए कि इतना बड़ा लेखक, आप जरा शानी जी के वो देखिए, उन्होंने सर्टिफिकेट की पढ़ाइयों को धता बताते हुए ये बताया कि ज़िंदगी की पढ़ाई कितनी बड़ी चीज़ होती है, जो ज़िंदगी को समझने की सलाहियत देती है। इसलिए हमें शानी से ये सीखना होगा कि जल्दबाजी न करें। खासकर नए लेखकों को ये ज़रूर सीखना होगा कि लिखने के लिए इत्मीनान कितनी ज़रूरी चीज़ है। मैं नहीं मानता कि शानी आज घटना हुई और कल लिख दें। हमारे यहाँ तो ये होता है कि मैंने एक कहानी का शीर्षक देखा, आई वॉज रेप्ड ट्वाइस। ये हिंदी की कहानी का शीर्षक है। अब सवाल ये कि आज खबर आती है, कल आप कहानी लिख दें। क्यों लिख दें साहब, इतनी आफत मची है क्या? आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि यथार्थ आज का इतनी तेज़ी से बदलता हुआ यथार्थ है कि खबरें कल झूठी साबित हो जाती हैं। इसलिए अदब को अदब की तरह से चलने दीजिए, उसको इत्मीनान की सांस लेने दीजिए, और शानी से नई पीढ़ी को कुछ सीखने दीजिए धीरे धीरे। इतने पक्ष हैं दरअसल शानी साहब के कथा साहित्य के। तो मैं इस सत्र का समापन करने से पहले एक पक्ष की तरफ ख़ास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो ये है, जैसा कि मेरे पाठक को लगता है, और मैं इस बात को लिखता भी रहा हूँ, कहता रहा हूँ, सबसे अगर आप एक चित्रकार हैं तो आपका माध्यम रंग है, आप एक गायक हैं तो आपका माध्यम स्वर है, आप एक वादक हैं तो आपका माध्यम वो आपका वाद्य यंत्र है, और अगर आप लेखक हैं तो आपका माध्यम भाषा है। सबसे ज़्यादा बेतवज्जही, सबसे ज़्यादा जो लापरवाही है वो हमारे समकालीन लेखन में वो भाषा के प्रति है। अगर भाषा सीखना है किसी को, ये बड़े बड़े यानी जिनमें राजेंद्र यादव भी शामिल हैं, और जिनमें नागार्जुन का तो मैंने बताया ही आपको, इस स्तर के लोग जिसमें शामिल हैं कि भाषा यानी कहने के लिए गद्य का एक फॉर्म है, कहानी या उपन्यास। लेकिन शानी साहब जो भाषा पर काम करते थे, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, ये कायल हैं इस बात के, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। कुंवर नारायण जी तो ये कहते थे कि शानी साहब आपके जुमले चुराने को मन करता है। सोचिए, हमारे वक्त का इस सबसे बड़ा कवि इस समय जो जीवित रचनाकार हैं उनमें, यहाँ आपके कहानियों के बीच से अपनी कविता के लिए जुमले चुराने को मन करता है। ऐसा भाषा पर इतना वो काम करते थे शानी साहब। ये कोई मजाक नहीं है कि इतनी एक विस्तृत कहानी, एक नाव के यात्री, इतनी लंबी कहानी जो छप कर आ रही है 1964 में धर्मयुग में, वो कहानी कहाँ ख़त्म होती है? ये देखिए, आप कहते हुए ये रोए खड़े होते हैं। वो जो नेत्रहीन बाप है उसका, वो, और उसकी माँ बूढ़ी है, वो तो चला गया है लड़का बरगला के सबको उनका बाहर। तो वो माँ कार्डिगन पहने हुए है, बाप उसका लाया वो कोट पहना है, जैक पहना उन्होंने। तो वो माँ के पास जब अपनी जो बूढ़ी पत्नी है उसकी, वो नेत्रहीन जो बूढ़ा, छूकर उसको ऐसे उंगलियों से कार्डिगन के
एक एक हिस्से को टटोलते हुए वो बोले, कैसा है? इसका रंग नीला। आप ये देखिए, एक जो नाबीना, एक जो नेत्रहीन जो किरदार है, जिसका जो बेटा है वो उसके साथ इतना अमानवीय व्यवहार करता है, और वो आंखें ठीक कराने की उम्मीद लगाए बैठा था और वो छोड़कर यूँ चला गया, और गिफ्ट में वो चीज़ें लाया। घरवाली ने 10 गालियाँ सुनाई कि ऐसे लोगों गिफ्ट लेके आते हैं, इन्होंने थैंक्स ही नहीं कहा किसी ने। उनके जाने के बाद उन्होंने, उस माँ ने वो कार्डिगन पहना और नेत्रहीन बाप ने वो कोट पहना, और वो टटोल कर, वो जो अंधा जो बाप है वो कैसा है? इसका रंग नीला। आप ये देखिए, पूरी कहानी आकर किस तरह एक सवाल पर यहाँ पर उसका समापन होता है। ये है क्राफ्टमैनशिप। भाषा पर शानी साहब एक किसी भी बेहतरीन अच्छे से अच्छे कवि की तरह वो काम करते थे। अंत में मैं काला जल के किरदार बब्बन की एक बात के साथ इस सत्र का समापन करता हूँ। बब्बन कहता है वहाँ पर कि हमें याद आता है अपने गांव का कि जब होली होती थी तो हमको लगता ही नहीं था कि वो हमारा त्यौहार नहीं है। गांव में जब होली होती थी तो हमें लगता ही नहीं था कि वो हमारा, ये हमारा शब्दों के लिए आप इन्वर्टेड में रख कर देखें कि वो हमारा त्यौहार नहीं था, हमें लगता ही नहीं था। तो मित्रों, मैं तो देखिए, मेरा तो ओढ़ना बिछोना जो यहाँ का कल्चरल प्लूरलिज्म है, मैं तो यहीं से बात शुरू करता हूँ, यहीं ख़त्म करता हूँ, जब तक आखिरी सांस है यही करता रहूँगा। तो शानी साहब के कथा साहित्य से सबसे बड़ा सबक तो मैं ये लेता हूँ कि जो बब्बन को जो ऐसा लग रहा है, खुदा करे अब ऐसा लगे कि वो त्यौहार हमारे भी हैं और ये त्यौहार उनके भी हैं। सबसे बड़ा मैसेज शानी साहब का मेरी नज़र में यह है। शुक्रिया, धन्यवाद।